हमास संग जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में अपने संबोधन के दौरान पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास को मिटाने की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हमास को जब तक पूरी तरह से मिटा नहीं देते तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। बीते साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध की आग में कई देशों ने अपने हाथ सेके, लेकिन अब तक संघर्ष विराम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि युद्ध की विभीषिका झेल रहे लोगों के हालात देखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई देशों ने युद्ध विराम की मांग सामने रखी। इस मांग ने इजराइल समर्थक देशों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। यही कारण है कि इजराइल के दोस्त अमेरिका ने भी उसके खिलाफ सख्त तेवर अपनाए। ऐसे में पीएम नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अमेरिका क्यों गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे का हमास संग जारी संघर्ष पर असर पड़ेगा? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे का यह समय बेहद दिलचस्प है। दरअसल अमेरिका इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी राजनीतिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना भाषण दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि वह फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं इससे पहले अमेरिकी सरकार इजराइल हमास युद्ध में इजराइल के लिए अपने सख्त तेवर दिखा चुकी है। लेकिन पीएम नेतन्याहू ने भाषण के दौरान फिर एक बार हमास को खत्म करने का जिक्र किया। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। अमेरिका के इस दोहरे रवैये ने उसे दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया। चूंकि एक तरफ वो युद्ध को समाप्त करने की बात करता है तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। ऐसा करने के पीछे अमेरिका और इजराइल के अपने सामरिक हित छिपे हैं। दरअसल दोनों देशों के संबंधों का इतिहास कई दशकों पुराना है। इसे ऐसे समझिए कि जब साल 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल्फोर घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसके तहत फिलिस्तीन में अलग यहूदी होमलैंड का ऐलान किया गया था। इसके ठीक 2 साल बाद 3 मार्च 1919 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने यहूदी होमलैंड की मांग का समर्थन किया था। साल 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के साथ ही अमेरिका उसे मान्यता देने वाला पहला देश बना। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के अस्तित्व की घोषणा के महज 11 मिनटों के भीतर उसे अमेरिकी मान्यता मिल गई थी और यहीं से शुरुआत हुई इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका हर प्रकार से इजराइल को सहयोग कर रहा है, लेकिन मौजूदा हालातों में अधिकांश देश इजराइल को इस तबाही का कारण मान रहे हैं और साथ ही युद्ध विराम की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल सभी परिदृश्य को अनदेखा कर हमास पर आक्रामक रुख अपना रहा है। ऐसे में कई देश इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। वैश्विक पटल पर बढ़ता दबाव देख अमेरिका ने इजराइल को युद्ध समाप्त करने की बात तो कही, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर ही हमास को खत्म करने की बात कहकर अमेरिका के इरादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दोनों देशों के इस प्रगाढ़ होते संबंधों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा जा रहा है, चूंकि इजराइल का सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी अमेरिका ही है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इजराइल को लगभग 158 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद मिल चुकी है। वहीं प्रत्येक वर्ष उसे तकरीबन 3.8 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद मिलती है, जो कि इजराइल के कुल रक्षा बजट का करीब 16% हिस्सा है। इसके साथ ही इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। दोनों देशों के बीच हर साल लगभग 50 अरब डॉलर का कारोबार होता है। वहीं अमेरिकी सहयोग से इजराइल एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से ही वो आज दुनिया भर में हथियारों और सैन्य साजो सामान का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है।
इजराइल की निर्भरता अमेरिका पर समझ आती है, लेकिन आखिर अमेरिका क्यों इजराइल को इतनी तवज्जो देता है? जानकारों की माने तो इसकी एक प्रमुख वजह है कि अरब दुनिया की उथल पुथल भरी राजनीति में इजराइल एक खास रणनीतिक स्थान रखता है। वहीं शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने अरब वर्ल्ड में इजराइल को सोवियत संघ के असर के खिलाफ अहम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। शीत युद्ध के बाद तो अमेरिका वेस्ट एशिया में अधिक सक्रिय हुआ, जिसके कारण इजराइल, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश इसके अहम सहयोगी बन गए। अमेरिका की आंतरिक राजनीति में भी इजराइल नीति का एक अहम स्थान है। ये सब मिलकर अमेरिका की इजराइल नीति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि साल 1972 के बाद से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल का समर्थन करके अमेरिका उसके खिलाफ लाए गए लगभग 50 प्रस्तावों को गिरा चुका है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह माना जाता है कि इजराइल एक अघोषित परमाणु शक्ति वाला देश है, लेकिन अमेरिकी संरक्षण के कारण ही उसे कभी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक और कूटनीतिक गहरे संबंध होने के बावजूद इनके रिश्तों में आई तल्खी क्या मोड़ लेगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग से मुलाकात की। गौरतलब है कि दोनों देश के विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात पूर्वी लद्दाख में 5 साल पहले से जारी सीमा विवाद के बीच हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा व पूर्व में हुए समझौतों के प्रति पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। बीते दिनों यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने और एक न्यायपूर्ण तथा स्थायी शांति के लिए बातचीत के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर रूस की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि संदेश को हमारे रुख के अनुरूप कहा जा सकता है, लेकिन विवरणों पर अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बातचीत से दोनों देशों के मसले सुलझ पाएंगे। बीते दिनों अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया गया, जिसमें अमेरिका के शीर्ष सहयोगी के रूप में भारत को दर्जा देने की मांग की गई। यह बिल अमेरिकी सांसद मार्को रूबियो द्वारा पेश किया गया है। इस बिल में मांग की गई है कि अमेरिका अपने सहयोगियों जापान, इजराइल, कोरिया और नाटो सहयोगी देशों की तरह ही भारत को भी अपना शीर्ष सहयोगी माने और उसे अहम तकनीकी का ट्रांसफर करे। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वैश्विक राजनीति में इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।